वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। एज नेम सजेस्ट इसमें अपन देखने वाले हैं जो हमने आइटम्स की पैकिंग की थी वो कितनी एफिशिएंट है एफसीसी के अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर, बीसीसी के अंदर और एचसीपी के अंदर। अब एफिशिएंट का यहाँ मतलब है, हमने देखा था, हमने वो वाइट भी पढ़ लिया, हमने देखा था कि क्रिस्टल्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस भी होता है और बाकी स्पेस एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो जितना फ्रैक्शन स्पेस एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे उतना बेटर उसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा। ठीक है। सो अपन को इसमें निकालना है कितना परसेंटेज बोल सकते हो स्पेस क्रिस्टल का एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो सब करेंगे अपन। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा बेसिक लेवल का, और अपन हर जो सिस्टम पढ़ा था अपन ने उनमें सबका पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? तो देखो, बाय डेफिनेशन द परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आइटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। अब इस एफिशिएंसी को दो टर्म में डिफाइन करेंगे अपन, एक होगा फ्रैक्शन में, एक होगा परसेंटेज में। तो नाम ही से पता पड़ रहा है अपन को कैसे निकालना है। तो अगर फ्रैक्शन करना है तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है क्रिस्टल के अंदर वॉल्यूम, डिवाइडेड कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? दैट्स इट। वो फ्रैक्शन दे देगा अपन को। समझ में आ रहा है? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एटम्स ने, दैट्स इट। ये फ्रैक्शन हो गया। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें इंटू 100 कर देंगे, तो पर 100 यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया। अब अगर वो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है इन परसेंटेज, कैसे निकालोगे? सिंपल है, सेम पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो। ये देखो मैं इंटू 100 कर दिया। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ में आ गया है तो। भाई कितना स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है डिवाइडेड बाई कितना टोटल वॉल्यूम है, वो फ्रैक्शन दे देगा, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए क्रिस्टल इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट सेल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां बोली है। ये क्यों बोला है? क्योंकि मैंने लिख तो दिया है डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। इसका आसान तरीका क्या है, अपन कैसे करेंगे? हम फोकस करेंगे यूनिट सेल पे। भाई जो फ्रैक्शन एटम्स यूनिट सेल में हैं वही पूरे क्रिस्टल में होंगे ना। क्यों होंगे? क्रिस्टल इज ए रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल से क्रिस्टल बनता है। तो जो फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन एटम्स का यूनिट सेल में होगा वही पूरे क्रिस्टल में होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, ये पूरा क्रिस्टल के लिए किया है, अपन यूनिट सेल में कर देंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन यूनिट सेल लिखेंगे फॉर्मूला अपन। वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए। सिंपल सा चीज़ है भाई, कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना कर रखा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, वो फ्रैक्शन आ गया। जब यूनिट सेल की बात करेंगे तो यूनिट सेल में देखेंगे। समझ में आ रहा है? फिर भी फॉर्मूला ये है, बट बेटर है समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। इंटू 100 कर देंगे तो क्या आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज। अब देखते हैं वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है। ये तो हो गया पैकिंग फ्रैक्शन, फिर एक वॉइड फ्रैक्शन होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होगा? देखो, वॉइड फ्रैक्शन द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस दैट इज एम्प्टी या अनऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड वॉइड फ्रैक्शन। मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस भरा था उसको अपन ने पैकिंग एफिशिएंसी बोला था। तो जो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस खाली होगा उसको अपन वॉइड फ्रैक्शन बोलेंगे। बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है? सो अगर अपन को निकालना है वॉइड फ्रैक्शन, कैसे निकालेंगे भाई? द एम्प्टी स्पेस इन क्रिस्टल या वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल्स। और अपन क्रिस्टल्स के लिए नहीं करेंगे, क्या करेंगे? यूनिट सेल के लिए, और वही पूरे क्रिस्टल का हो जाएगा। या अपन वॉइड फ्रैक्शन ऐसे निकाल सकते हैं भाई, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? देखो, पैकिंग फ्रैक्शन प्लस वॉइड फ्रैक्शन 1 होना चाहिए ना। जो फ्रैक्शन खाली है प्लस जो फ्रैक्शन भरा है शुड बी इक्वल टू टोटल 1। इज दिस क्लियर? या तो खाली होगा या भरा होगा। अगर खाली प्लस भरा बोलें तो टोटल आएगा कि नहीं आएगा?
सो वॉइड फ्रैक्शन अगर निकालना है तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं. सो वॉइड फ्रैक्शन ऑफ ए क्रिस्टल इज इक्वल टू वॉइड फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट सेल. जो अपन ने देखा था कि अपन यूनिट सेल का निकालेंगे वॉइड फ्रैक्शन, वही पूरे क्रिस्टल का वॉइड फ्रैक्शन बोल देंगे. तो यहाँ तक समझ में आ गया पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन जो भरा है एटम से, वॉइड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जो खाली है. और टोटल वॉइड फ्रैक्शन प्लस पैकिंग फ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 1. अब आगे बढ़ते हैं. अब अपन देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन क्रिस्टल्स. सबसे पहले चालू करेंगे सबसे सिंपल वाला, क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक. फिर देखेंगे बॉडी सेंटर, फिर देखेंगे फेस सेंटर, फिर देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, तो चालू करते हैं सबसे सिंपल वाला जो है पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक है होता कैसा है, देखो इस तरीके से 8 एटम अरेंज होते हैं क्यूब के कॉर्नर्स पर. ये होता है कौन सा? ओपन स्ट्रक्चर. फिर अपन बनाते हैं स्पेस फील्ड, जिससे ज़्यादा अच्छे से पता पड़ता है एटम किस तरीके से अरेंज है, कौन सा किसको टच कर रहा है. फिर बनाएंगे यूनिट सेल, जो ये है, ये अपना यूनिट सेल है. समझ में आ रहा है? और मैंने बोला था इसके अंदर निकाल लेंगे कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है. वो पैकिंग फ्रैक्शन इसका हो जाएगा यूनिट सेल का, और वही किसका हो जाएगा? क्रिस्टल का, बिकॉज क्रिस्टल इज रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, सो जो येलो पार्ट है भाई विल डिटरमाइन पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है, ये जो ब्लैक पार्ट है जो दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन, जो एम्प्टी स्पेस है, विल डिटरमाइन वॉइड फ्रैक्शन. समझ में आ रहा है? तो इस यूनिट सेल के अंदर जो जो पार्ट इस येलो पार्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, वो अपना एटम है, वो क्या देगा अपन को? पैकिंग फ्रैक्शन. और जो स्पेस खाली होगा, देखो दिख रहा है ब्लैक से, ठीक है, वो अपन को क्या देगा? वॉइड फ्रैक्शन. ठीक है, सो लेट आर बी दी रेडियस ऑफ एटम. तो अपन जो एटम मान रहे हैं उसका रेडियस आर है. देखो, तो यहाँ से जो टच कर रहा है वो डिस्टेंस आर हो गया. समझ में आ रहा है? सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ एन एटम. हमने जो एटम कंसिडर किया है उसका रेडियस आर मान लेते हैं. फिर लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ द क्यूब. ये जो क्यूब है इसकी एज लेंथ ए मान लेते हैं, ये ए. समझ में आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है. इन सिंपल क्यूबिक हमें पता है ये दो एटम टच करते हैं. याद है, कॉर्नर वाला एडजेसेंट कॉर्नर को टच करता है. अगर ये टच कर रहा है कि नहीं, तो ये एज लेंथ ए है, तो अपन बोल सकते हैं ये एटम का जो होगा डिस्टेंस वो भी आर होगा, वो भी रेडियस है, और ए क्या हो जाएगा? 2r. साफ साफ दिख रहा है. अपन बोल सकते हैं सिंस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर एटम टच ईच अदर से यहाँ मतलब है एडजेसेंट कॉर्नर एटम, ए इज इक्वल टू 2r. क्यों दिख रहा है? ये इसको टच कर रहा है. क्योंकि अगर ये टच कर रहा है और ये एटम आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस, और ये टच कर रहा है, तो ये आर और आर हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा? 2r. साफ साफ दिख रहा है. इज दिस क्लियर? तो ये इन्फॉर्मेशन अपन को पता पड़ गया किसके लिए होगा? सिंपल क्यूबिक के लिए. तो जो जो इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं सारी निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी. समझ में आ रहा है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिंपल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं. ये रिलेशनशिप किसके लिए एप्लीकेबल है? 4 ऑप्शन है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, एफसीसी और एचसीपी, इसके लिए होगा. और अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो याद नहीं करना पड़ता, दिमाग में पिक्चर बैठी होगी कैसा होता है सिंपल क्यूबिक, दिख रहा होगा साफ साफ A2R होगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं इसका. तो पहले यूनिट सेल बना लेते हैं. ये यूनिट सेल है, ठीक है. अब अपन को क्या क्या चाहिए होगा? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और क्या चाहिए होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स. तब अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा यूनिट सेल के अंदर, वही पूरे क्रिस्टल का हो जाएगा. तो पहले अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. साफ साफ है, अगर ये क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब. एज लेंथ अपन ने ए मानी है. समझ में आ रहा है? अब अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स. कैसे निकालेंगे? द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना होगा? हमने पढ़ लिया है. इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ओवरऑल कितने एटम्स आते हैं? ओवरऑल मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1. कैसे आता है? 8 एटम, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1 एटम होता है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो. 1 × 4/3 πr³. 4/3 πr³ क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द एटम. अपन बोल सकते हैं 8 × 1/8, क्योंकि 8 एटम है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल 1 एटम हो गया. समझ में आ रहा है? ये कंट्रीब्यूशन हो गया. और वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स कितना हो जाएगा? 1 × 4/3 πr³.
ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला मैंने, कॉन्ट्रीब्यूशन एक एटम का होता है, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम निकालना है तो 1 × 4/3 πr³। इज दिस क्लियर? फिर अब अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, यही है कि नहीं, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं, a³। बताया था मैंने फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अपन यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ और a क्या है, अभी देखा था अपन ने 2r, तो 2r का होल क्यूब। बस सॉल्व कर दो, r से r चला गया, π/6 आ गया, और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.524। इसको याद रखना है, क्योंकि इतना करेंगे नहीं एग्जाम में। जो सिंपल एग्जाम होते हैं डायरेक्ट पूछते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है फॉर सिंपल क्यूबिक। अच्छे एग्जाम ये नहीं पूछेंगे, वो और भी बहुत कुछ पूछेंगे, वो ये चेक करेंगे तो मैं दिमाग लगाना आता है कि नहीं आता। बट जो स्टेट लेवल वगैरह के एग्जाम होते हैं और जो सिंपल एग्जाम होते हैं वो जनरली वैल्यू भी पूछ लेते हैं, याद रखना। सो पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 हो गया, तो वॉइड फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 - पैकिंग फ्रैक्शन बताया था मैंने, बस दैट्स इट। तो वॉइड फ्रैक्शन आ गया 1 - 0.524, 0.476 आ गया। इज दिस क्लियर? अच्छा, परसेंटेज में निकालना, तो क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो। तो अगर 0.524 है तो परसेंट में कितना हो जाएगा, 52.4। दैट्स इट। दिस इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, और 47.6 क्या हो जाएगा, स्पेस अनऑक्यूपाइड या स्पेस दैट इज एम्प्टी। इज दिस क्लियर? तो ऐसा निकालते हैं इतना। ये सिंपल क्यूबिक तो बहुत ही आसान था, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा होगा, अगला वाला जो होगा वो कौन सा होगा, बॉडी सेंटर। खुद से निकाल के देखो, फिर चेक करो जो मैंने किया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इज दिस क्लियर? और ये अपने यूनिट सेल के लिए निकाला है, वही किसका हो जाएगा, पूरे क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन एंड वाइड फ्रैक्शन। फॉर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन वाइड फ्रैक्शन फॉर द क्रिस्टल। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कितनी बोलते हैं, 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज 52.4%। समझ जाना, अगर परसेंट बोला है तो परसेंट के टर्म में है, अगर 1 से कम है तो वो फ्रैक्शन के टर्म में होगा, वो आप समझ जाते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक। अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC। सो BCC के लिए देखते हैं। पहले हम बनाते हैं अपना क्रिस्टल, इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। बीच में भी एक एटम होता है, याद है, बट इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। कौन सा बनाना चाहिए, स्पेस फील्ड, जो ये होता है, याद है, बीच में एटम और उसके अगल बगल 8 एटम, इन 8 एटम से क्यूब बनता है, ठीक है। सो ये अपना यूनिट सेल होता है, याद है, ये वाला बीच वाला एटम पूरा आता है और जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं वो 1/8 आते हैं, याद है, सब पढ़ाया था अपन ने। कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है। तो ये अपना यूनिट सेल है। तो जो येलो वाला पार्ट है वो क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेगा। फिर जो अपना डार्क वाला पार्ट है जहाँ मैंने कुछ नहीं बनाया, उससे क्या पता पड़ेगा, वाइट फ्रैक्शन, ठीक है। सो अपन निकालते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अपन जो जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं, आगे काम में आएगी। तो पहले तो अपन क्या देख रहे हैं, देखो, लेट R बी दी रेडियस ऑफ द एटम मान लेते हैं, एज लेंथ जो क्यूब का है A मान लेते हैं। अब देखो, अगर मैंने क्यूब का एज लेंथ A मान लिया, ठीक है, और रेडियस ऑफ द एटम R है, क्या मैं बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू 2R होगा, लाइक सिंपल क्यूबिक? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, साफ साफ दिख रहा है 2R से बड़ा है भाई, देखो स्पेस खाली है, खाली। अगर ये R है, ये R है, तो बीच में कुछ और स्पेस भी है। इज दिस क्लियर? A 2R नहीं है, कितना होगा वो देखेंगे, बट 2R तो पक्का नहीं है। 2R से बड़ा है इतना बोल सकते हैं। अपन बोल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, इन BCC यूनिट सेल कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, दैट इज एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स, ठीक है, एंड देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू 2R। ये मैंने क्यों बताया, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है। वो सिंपल क्यूबिक था, ये BCC, यहाँ अलग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ A 2R के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ किस चीज़ के बराबर होगा? तो अपन नोट कर सकते हैं, इसमें जो डायगनल होते हैं, डायगनल पे जो 3 एटम होंगे वो टच करेंगे। ये सपोज ये वाला जो एटम है, जो फ्रंट में कॉर्नर एटम है और बॉडी सेंटर एटम है, और जो बैक में ये वाला कॉर्नर एटम है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे
और ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे देखो, बट ऑल एटम एट द डायगोनल ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल डू टच एंड आर इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है भाई, इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस पता है क्या अपन को, या ये स्ट्रेट लाइन कितनी है निकाल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि अगर क्यूब का एज लेंथ ए होता है तो डायगोनल कितना होता है? √3a, और डायगोनल पे तो है 3 एटम। समझ में आ रहा है? अगर क्यूब का एज लेंथ ए होता है तो डायगोनल √3a होता है, तो जो लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वो कितना है? √3a। इज दिस क्लियर? फिर अपन बोल सकते हैं √3a दैट इज डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 4r। √3a इज इक्वल टू 4r आ गया। क्यों आ गया? देखो, इस एटम का एक आर आएगा, ये जो बीच वाला एटम है पूरा आ रहा है, तो वो आर पार निकल जाएगा, पूरा डायगोनल आएगा उसका, तो 2r। फिर इस वाले एटम का कितना आएगा? वापस r 2r r, कितना हो गया? 4r। तो इसके अंदर √3a इज इक्वल टू 4r होता है। अब अगर तुम्हें याद करने लग जाओ कि सिंपल क्यूबिक के लिए इतना, बीसीसी के लिए इतना, तो फिर मुश्किल होता है याद करना। दिमाग लगाओ, सोचो ना, डायरेक्ट टच करते हैं, कॉर्नर वाला, डायगोनल कॉर्नर वाला और बीच वाला, तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्यूब का डायगोनल कितना होता है? √3a। समझ में आ रहा है? अगर क्यूब का डायगोनल √3a है तो जो पूरा होगा कितना होगा? 4r के बराबर। क्यों होगा 4r के बराबर? क्योंकि बॉडी सेंटर का 2r आ रहा है और जो इस कॉर्नर का है r आ रहा है, इस कॉर्नर का है r आ रहा है, तो टोटल 4r हो गया, और 4r इज इक्वल टू √3a। अब अपन इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पहले अपन यूनिट सेल बना लेते हैं। ये अपना यूनिट सेल है, ठीक है। ये r रेडियस ऑफ द एटम और ये एज लेंथ ऑफ द क्यूब है, और साफ साफ दिख रहा है a2r नहीं है। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। इस क्यूब का कितना होगा? a क्यूब, ठीक है। फिर अपन निकालते हैं पहले टोटल एटम कितने आ रहे हैं इस यूनिट सेल के अंदर, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना आया? 8 तो है कॉर्नर वाले, पूरे आते हैं क्या? नहीं, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वाले को। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1, प्लस बॉडी सेंटर वाला है, इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? फुल कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 1, टोटल कितने हो गए? 2 एटम्स। एक यूनिट सेल के अंदर अगर देखें तो एवरेज 2 एटम्स आते हैं। तो अब अगर अपन निकालें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एटम्स ने, तो वो उतना होगा जितना 2 एटम्स का वॉल्यूम होता है। इज दिस क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना हो गया? 2 × 4/3 πr³। जो 2 एटम का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एटम्स ने। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स आ गया इन ए यूनिट सेल। अब क्या निकालना अपन को? पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 2 × 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अभी तो ये कैंसिल नहीं होगा, बट मुझे पता है कि 4r क्या होता है? √3a। सो 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 4r/√3 का होल क्यूब। अगर 4r इज इक्वल टू √3a होता है तो a क्या हो गया? 4r/√3। तो मैंने a की जगह रख दिया 4r/√3, उस पूरे का होल क्यूब। अब r से r कैंसिल हो गया और सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आएगी 4 × 2 × π × 3 √3 डिवाइडेड बाई 3 × 4³ r³ से r³ चला गया, ठीक है। 4 से 1 4 चला गया, सीधे सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा पैकिंग फ्रैक्शन विल बी √3 π/8, जिसकी वैल्यू होती है 0.68। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, कितना आया? 0.68, ये फ्रैक्शन आया है। अब अगर मुझसे कोई पूछे वॉइड फ्रैक्शन बताओ, तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, कितना आ गया? 0.32। कोई परसेंटेज में पूछेगा, क्या करेंगे? इनटू 100। 68% पैकिंग एफिशिएंसी है इन परसेंटेज। तो इन परसेंटेज टर्म 68% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड 32% इज अनऑक्यूपाइड या एम्प्टी। इज दिस क्लियर? फिर पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी बोल सकते हैं कितनी होगी? 68%।
पैकिंग फ्रैक्शन वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए यूनिट सेल इज इक्वल टू पैकिंग वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए क्रिस्टल। अपन देख चुके हैं कि जो यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होगा वॉइड फ्रैक्शन वही पूरे क्रिस्टल का होगा, बिकॉज क्रिस्टल इज ए रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। तो अपन ने यूनिट सेल के लिए किया है, वही पूरे क्रिस्टल के लिए बोल दिया है। तो पैकिंग एफिशिएंसी BCC के लिए कितनी आई? 68%। इज दिस क्लियर? तो ये अपना निकाल लिया पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC। अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC। अब अपन देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर CCP या FCC। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी फॉर CCP, ठीक है। इस तरीके से होता है CCP, याद है, कॉर्नर पर एटम और फेस सेंटर्स पे एटम। फिर इसका स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से, याद है, ये कॉर्नर वाले एटम और ये फेस सेंटर वाले एटम। हमने देखा था कॉर्नर वाले को टच नहीं कर पाता, बट कॉर्नर वाला फेस सेंटर्स को टच करता है। फिर ये अपना होता है यूनिट सेल। इसमें जो येलो वाला पार्ट है वो क्या होता है? एटम्स, ठीक है, जो अपन को क्या देगा? पैकिंग फ्रैक्शन। और जो स्पेस मैंने खाली बताया है, ब्लैंक स्पेस, वो क्या देगा अपन को? वाइड फ्रैक्शन, क्योंकि वो खाली है। इज दिस क्लियर? फिर आर अपन क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ द एटम। एज लेंथ मान लेते हैं ए। क्यूब का एज लेंथ ए है, ठीक है। यहां भी साफ साफ दिख रहा है, जो ए होगा वो 2r के बराबर नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? गलती मत करना कि सबका सेम होता है। वो 2r सिर्फ सिंपल क्यूबिक के लिए था, ठीक है, क्योंकि वो टच कर रहा था। यहाँ स्पेस है, पक्का वो दिख रहा है कि जो ए है वो 2r से ज़्यादा होगा। ए जो है वो एज लेंथ है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ए 2r नहीं है, तो क्या होगा? इसको कैसे करेंगे? देखो, इन FCC यूनिट सेल एटम एट द कॉर्नर डू नॉट टच ईच अदर। ये जो कॉर्नर वाला टच नहीं करता तो A 2r तो नहीं है। बट एटम्स एट द डायगोनल ऑफ ए फेस टच एंड आर इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये देख रहा है, ये एक फेस, इसमें देखो ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये तीनों टच कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो डायगोनल ऑफ द फेस हो गया, ठीक है, उस पर ये एटम और ये आ रहा है। अगर एज लेंथ ए है तो बताओ डायगोनल ऑफ दिस फेस कितना हो जाएगा? √2a। और इस √2a पर क्या आ रहा है? ये एक r, ये डायगोनल आ रहा है पूरा 2r और ये एक r। मतलब इन FCC √2a इज इक्वल टू 4r। एक r इसका, 2r इसका, एक r इसका, 4r। 4r इज इक्वल टू √2a। दैट्स इट। अपन बोल सकते हैं √2a diagonal of a square is equal to 4r, which is √2a is equal to 4r हो गया। Is this clear? ये सारे रिलेशनशिप याद करने की वजह, अगर तुम समझ लोगे ना क्या कर रहे हैं, तो फिर और स्ट्रक्चर समझ लोगे होता कैसा है, तो याद कुछ नहीं पर करना पड़ेगा। 2 सेकंड में सोच सकते हो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। समझ में आ रहा है? सो अब अपन इसका क्या निकालते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पहले बनाते हैं यूनिट सेल। ये हो गया यूनिट सेल, ठीक है, ये R और ये A। R क्या है? रेडियस ऑफ एटम, और A क्या है? एज लेंथ ऑफ द क्यूब। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल निकालना है। ये यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ एज लेंथ A क्या होता है? A क्यूब। अपन निकालते हैं टोटल एटम कितने हैं इसके अंदर। अपन कर चुके हैं पूरा पार्ट। सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना होगा? 8 कॉर्नर वाले हो गए, देख रहे हैं, 8। जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो इफेक्टिवली एक ही एटम होता है इन 8 की वजह से। फिर फेस सेंटर वाले कितने हैं? 1 2 3, टोटल 6 फेस होते हैं, सबके सेंटर पर रखे हैं 6। और जो फेस सेंटर वाला होता है इसका कितना कंट्रीब्यूशन आता है यूनिट सेल में? हाफ। कितना हो गया टोटल? A1 + 3 4। तो इफेक्टिवली इस यूनिट सेल के अंदर 4 एटम हैं। मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा एटम्स ने? जितना 4 एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे। और 4 एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 4 × 4/3 πr3। तो बोल सकते हैं भाई द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना हो गया? 4 × 4/3 πr3। अब क्या करें? इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स 4 × 4/3 πr3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब।
अभी ए से आर कैंसिल नहीं होगा, बट मुझे पता है ए और आर में रिलेशनशिप अभी निकाला था अपन ने। 4r क्या होता है? रूट 2a, दैट्स इट। तो अपन बोल सकते हैं 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, और ए की जगह रख दिया 4r/√2, तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है, होल क्यूब, 4r/√2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, सीधे वैल्यू बताता हूँ, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, चेक कर लेना। और फिर ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन π/3 × √2, जिसकी वैल्यू आती है 0.74, ये याद रखो, ठीक है। कुछ एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन सीसीपी में कितना था, कितना है? 0.74। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, वॉइड फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे वॉइड फ्रैक्शन? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन 0.26। अगर परसेंटेज में पूछें अपन तो बोल सकते हैं 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड 26% इज एम्प्टी। इज दिस क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? 74%। ऐसे करते हैं, ये बस वैल्यू याद रखना, 74% 26 या 0.74 0.26। इज दिस क्लियर? और अपन ने ये किसके लिए किया है? यूनिट सेल के लिए। वही किसका हो जाएगा? पूरे क्रिस्टल का। क्यों? क्रिस्टल इज अ रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। सो पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए यूनिट सेल इज इक्वल टू पैकिंग या वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए क्रिस्टल। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी अगर एफसीसी के पूछे तो कितना आएगा? 74%। ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। अब अपन देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एचसीपी, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट करेंगे, सारा करेंगे। खुद से करके देखो, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखना मैंने कैसे किया, ठीक है। सो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, बट एक चीज़ अपन बोल सकते हैं, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी पैकिंग has to be equal to that of CCP packing, because both packing have similar arrangement of atoms, just the position is different. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ HCP और CCP का पैकिंग एफिशिएंसी सेम होना चाहिए, सेम आना चाहिए, और सेम आएगा। तो वो यहाँ पे मैंने लॉजिक क्या दिया है कि इनका अरेंजमेंट सिमिलर ही होता है, सिर्फ पोजीशन अलग अलग होता है। देखो कैसे, ये लेयर ए थी, फिर अपन ने लेयर बी रखा था, ठीक है। इन 3 एटम के बीच में एटम रखे थे अपन ने इस तरीके से, ठीक है। फिर अपन इसके ऊपर रखेंगे एटम्स, 3rd लेयर बनाएंगे। और अगर अपन को एचसीपी बनाना होता है तो लेयर कैसी होनी चाहिए? एक ही तरह, क्योंकि एचसीपी कब मिलता है? ए बी टाइप ऑफ पैकिंग से। ये ए था, ये बी, फिर यहाँ रखेंगे पोजीशन जो 1 है यहाँ। अगर 1 पोजीशन पर रखेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है? फिर अगर मैं पोजीशन 2 पर रख देता हूं तो क्या मिलता है? CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद है? यहां मिलेगा अगर एटम रखेंगे तो CCP, क्योंकि ये C लेयर हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर होगी। अगर 2 पर रखेंगे तो लेयर C हो जाएगी, और अगर 1 पर रखेंगे तो लेयर A बन जाएगा। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग से मिल जाएगा HCP, और ABC से मिल जाएगा CCP। अब तुम सोचो, मैंने जो 3 लेयर रखी इसमें अंतर सिर्फ क्या है? एक बार मैंने एटम्स 1 पर रखे, एक बार 2 पर रखे, बट स्पेस तो सेम तरीके से ही ऑक्यूपाई होगा ना, सिर्फ पोजीशन यहां वहां है। बट साफ साफ दिख रहा है कि अरेंजमेंट तो एकदम सिमिलर है, मतलब सेम परसेंटेज ऑफ स्पेस यहां पर एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे दोनों केसेस में, CCP और HCP में। साफ साफ दिख रहा है। मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे तो मेहनत लगेगा, करेंगे, बट यहां साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1 से HCP बनेगा, 2 पर रखेंगे तो CCP बनेगा, सिमिलर अरेंजमेंट है। अपन बोल सकते हैं भाई पैकिंग फ्रैक्शन सेम आएगा जो CCP में आया था, तो अपन पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं HCP के लिए कितना आएगा? 0.74। वॉइड फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.26। सेम बोला जो किस में आया था? CCP के अंदर। बट अपन इसको मैथमेटिकली करके देखेंगे पूरा, बट बता रहा हूं कि अपन ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये सेम आना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP पैकिंग कितनी आएगी? 74%, सेम एज CCP। बट अब अपन
जैसे अपन ने सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, एफसीसी के लिए किया है, वैसे ही एचसीपी के लिए करके देखते हैं और देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इतनी आती है या नहीं आती है। तो पहले देखते हैं अपन एचसीपी अरेंजमेंट क्या होता है। याद है, देखा था इस तरीके से होता है, लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए अगेन। 3 लेयर होती हैं, बट लेयर ए, लेयर बी, फिर वापस लेयर ए होती है। ये अपना हेक्सागन बनता है, बीच में एक एटम, ऊपर एक हेक्सागन, बीच में एक एटम। हमने देखा था ये 3 एटम किस तरीके से रखे होते हैं, ठीक है। फिर इसका स्पेस फील्ड किस तरीके से होता है, इस तरीके से, याद अपने देखा था, ये इस तरीके से। ये अपने 7 एटम हो गए, ये 7 एटम, और ये बीच में 3 एटम। इसका यूनिट सेल देखेंगे तो इस तरीके से होगा यूनिट सेल। अब मैं वो बना नहीं रहा हूँ कि एटम किस तरीके से दिखेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट समझ में आ रहा होगा कि ये इसका यूनिट सेल होगा। अब ये पूरा यूनिट सेल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने, दैट्स इट। मतलब जो यहाँ जो पॉइंट है, ये जो सेंटर ऑफ रेड एटम्स होंगे, इनको मैंने डिफाइन कर रखा है, इस प्लेन में होंगे, दैट्स इट। बट ये पूरा अपना यूनिट सेल है, ये समझ में आ रहा है, ये पूरा यूनिट सेल है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में रेड एटम्स के सेंटर आएंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसमें अपन क्या क्या डिफाइन करते हैं, देखो, ये हो गया हाइट, इसको h बोल देते हैं यूनिट सेल का, ठीक है। लेट h बी द हाइट ऑफ HCP यूनिट सेल। ये h जो है, लेयर, इस लेयर के सेंटर से इस लेयर के सेंटर तक है। पहली लेयर और तीसरी लेयर के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, समझ में आ रहा है। यहां से यहां से नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल यहां से होगा। हमने देखा था, एक बार चेक करना, देखा था कि यूनिट सेल जो होगा वो यहां से स्टार्ट होगा यहां तक, ये बाकी पार्ट दूसरे यूनिट सेल में आएगा, ठीक है। सो लेट h बी द हाइट ऑफ द HCP यूनिट सेल, ठीक है। ए अपन मान लेते हैं, ये जो एज है इस हेक्सागन का वो ए है, ठीक है, ये ए। लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ HCP यूनिट सेल, एच शोन। इसको अपन एज लेंथ बोलेंगे, बट ये एज जो है वो किसका एज है, इस हेक्सागन का, ये समझ में आना चाहिए। ये एच अलग होगा, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। एज लेंथ इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलते इन HCP। ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट है यूनिट सेल का, और ये एज लेंथ बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं साइड ऑफ दिस हेक्सागन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, लेट आर बी द रेडियस ऑफ एटम। ये जो एटम्स हैं सब सेम है, इनका रेडियस आर मान लेते हैं। मैंने रेड से क्यों बनाया है, बताने के लिए कि ये बीच वाली लेयर है, दैट्स इट, बट एटम सेम ही है। तो सबका रेडियस क्या है, आर 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 आर, दैट्स इट। तो क्या क्या पैरामीटर समझ में आ रहा है, हाइट h जो यहां से यहां तक जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर a क्या हो गया, साइड ऑफ दिस हेक्सागन, या इसको बोल सकते हैं एज लेंथ ऑफ HCP यूनिट सेल। r क्या हो गया, रेडियस ऑफ द एटम। अब देखो, अगर ये a है, ये क्या है, एज लेंथ। अगर ये a है और ये एक आर और ये एक आर और दोनों टच कर रहे हैं, साफ साफ बोल सकते हैं इन HCP a इज इक्वल टू 2r। लेकिन ये a जो है वो क्या है, समझ में आ रहा है, इस HCP का जो एज लेंथ है, मतलब इस हेक्सागन का साइड, ये है a। अपन बोल सकते हैं, सिंस द 2 एटम दैट फॉर्म्स एन एज टचेस a इज इक्वल टू 2r। बट इसके अंदर अपन को h और a में भी रिलेशनशिप चाहिए होगा, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे, वो आगे देखेंगे। फिर अपन को इसका वॉल्यूम निकालना है। क्यों, हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, वो तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन देख चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर एटम्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बट फिर देखेंगे नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और ये अपना यूनिट सेल है। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, एरिया ऑफ दिस बेस इनटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द हेक्सागोनल बेस इनटू हाइट से क्या आएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालना है, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द हेक्सागोनल बेस इनटू हाइट h, ऐसे निकालेंगे। सो अब अपन क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ द हेक्सागोनल बेस निकालते हैं। ये जो हेक्सागन दिख रहा है, इसका बेस जो है ये, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखो, इसको अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों बनेगा भाई, देखो ये बीच वाला एटम भी इसको टच करेगा, है ना, तो ये भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2r, और 2r क्या है, a।
तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि अगर अपन ये ट्राइंगल बनाए, देखो यहां पर, मतलब हेक्सागन पे फेस पे जो आइटम रखा है इसको और इसके अगल बगल जो दो कॉर्नर पे आइटम रखे हैं इनको ज्वाइन करे, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये इसको टच कर रहा था, ए था, ये इसको टच करेगा तो वो भी ए होगा, ये भी ए होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स ए बनेगा ये, क्योंकि समझ में आ रहा है, 3 एटम है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो अपन बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जो ए लेंथ है उसका, साइड का लेंथ ए है, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, और ए 2r के बराबर है। तो अगर मुझे इस हेक्सागोनल बेस का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। ऐसे कितने हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल? 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? इस बेस का एरिया। तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ हेक्सागोनल बेस निकालना है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो अपन ने बनाया है वो इंटू 6, मतलब दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस इंटू 6। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपन आगे। समझ में आ रहा है क्या किया है? अब अपन आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं जरा कितना आ रहा है हेक्सागोनल बेस का एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है, ऑफ साइड ए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर √3/4 ए को क्या बोल सकते हैं? 2r। अपन आर के टर्म में निकाल रहे हैं क्योंकि आर और आर अपन को कैंसिल करना होता है, तब जाके वैल्यू निकल के आती है। याद है अपन ने 3 बार कर चुके हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फिर अगर अपन को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, जो अल्टीमेटली निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इंटू 6, ये क्या होगा? एरिया ऑफ दैट हेक्सागोनल बेस, इंटू हाइट कर देंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? सो दिक्कत ये है अभी एच आर के टर्म में नहीं आया, तो आर से आर कैंसिल नहीं हो पाएगा। देखेंगे आगे कैसे करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पहले, फिर अपन देखेंगे एच और आर में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल निकालना है अपन को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वॉल्यूम ऑफ वन एटम पता है अपन को 4/3πr³। अब ये निकालना है बस एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो अपन बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन ए HCP यूनिट सेल कितना होगा, ये अपन कर चुके हैं, याद है। इसके कॉर्नर पे जो एटम होते हैं 12 होते हैं, उन सबका कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/6। तो कॉर्नर वाले एटम इंटू 1/6 प्लस ये 3 कौन से हो गए? बीच में जो रखे होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना आता है? फुल कंट्रीब्यूशन आता है। सो 3 इंटू 1 प्लस हेक्सागोनल फेस ऊपर, उसके सेंटर पे जो एटम रखा होता है, हेक्सागोनल फेस जो नीचे, उसके सेंटर पे जो एटम रखा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है? हाफ। सो ऐसे कितने होते हैं? 2 इंटू हाफ, टोटल कितना हो गया? 6 अपन कर चुके हैं। सो ऑन एन एवरेज एक HCP यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 6। देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन HCP यूनिट सेल कितना हो गया? 6 इंटू एक एटम का वॉल्यूम 4/3πr³। क्योंकि 6 एटम है तो अपन बोल सकते हैं अगर अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 4/3πr³। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। इसको किससे डिवाइड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल रख दिया अपन ने, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? पैकिंग फ्रैक्शन इन द होल क्रिस्टल, बिकॉज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल। अब लेकिन एक दिक्कत है, यहां देखो 2r से इसके 2r चले जाएंगे बट एक h रह जाएगा, वैल्यू नहीं आएगी। तो अब अपना अगला टास्क है h निकालना इन टर्म्स ऑफ r, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सो नाउ वी विल फाइंड h इन टर्म्स ऑफ r। देखते हैं कैसे निकालते हैं।
सो देखो, वी नीड रिलेशन बिटवीन एच एंड आर या एच एंड ए, क्योंकि ए और आर में पता है। HCP इस तरीके से होता है, याद है? 7 एटम, 3 एटम, 7 एटम, लेयर 1, लेयर 2, वापस लेयर 1, लेयर ए, लेयर बी, वापस लेयर ए। इज दिस क्लियर? नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं इसको समझने के लिए, रिमूविंग ऑल एटम्स बट 4 एटम्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे हटा दे रहा हूं, 4 छोड़ के। वो 4 कौन से हैं? इस तरीके से 1, 2, 3 और इनके ऊपर जो रखा है मैंने, एक टेट्राहीड्रन बनेगा, वो वाला मैं चूज कर रहा हूं। तो 1, 2, ये बीच वाला जो हेक्सागन के फेस पे रखा है वो वाला एटम, और ये चौथा एटम जो इन तीनों के क्रेटर पे रखा हुआ है, इस तरीके से। ये क्यों बनाया अभी समझ में आएगा। इनके सेंटर को अगर मिला दूं तो टेट्राहीड्रन बनेगा, रेगुलर टेट्राहीड्रन बनेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक टेट्राहीड्रन बनेगा। इस टेट्राहीड्रन की हाइट जो होगी वो कितनी होगी? h/2। h क्या था? टोटल हाइट ऑफ द यूनिट सेल। याद है मैंने, देखो, यूनिट सेल को अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। वो क्यों? जो बीच वाला डिवीजन था वो मैंने कहां बोला था? बीच वाला जो एटम्स आ रहे हैं उनके सेंटर पर। तो वहां से इससे इस बेस का जो डिस्टेंस होगा वो h/2 होगा। यहां पर a मान रहे हैं अपन साइड ऑफ द टेट्राहीड्रन। समझ में आ रहा है? सो a अपना साइड ऑफ द टेट्राहीड्रन है, और जो a है वो वही a है जो अपन ने बनाया था अभी। क्या था? साइड ऑफ द हेक्सागन। याद है? a = 2r होगा। वही अपना क्या है यहां पर? टेट्राहीड्रन का भी साइड है। ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। रेगुलर टेट्राहीड्रन बन रहा है ऑफ साइड a, जिसका हाइट, समझ में आ रहा है, मतलब इस पॉइंट का इस बेस से डिस्टेंस h/2 होगा। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं अब h और a में रिलेशनशिप जो निकालते हैं। बट समझ में आ रहा है क्या किया? इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। वापस बता रहा हूं, देखो, ये लेयर a था, लेयर b था, लेयर वापस a था। मैंने बोला था अपन उन एटम पे फोकस कर रहे हैं जो एक टेट्राहीड्रन बना रहे हैं। 1, 2, 3 इनके ऊपर रखा है ये एटम। फिर मैंने इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, एक रेगुलर टेट्राहीड्रन बन गया, और ऑफ साइड a। अब जो हाइट ऑफ टेट्राहीड्रन बोल सकते हैं अपन, वो h/2 है। मतलब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस बेस हाइट इज h/2, क्योंकि ये आधा पार्ट है यूनिट सेल का, आधा ऊपर भी होगा इसको, और यहां भी 3 एटम होगा, उसको मिला के भी एक टेट्राहीड्रन बनेगा। अपन एक पे फोकस कर रहे हैं। यहां से मिलेगा h और a में रिलेशनशिप। कैसे मिलेगा उसमें दिमाग लगाना है। देखो, ये अपना टेट्राहीड्रन है, ठीक है, साइड a। अब मैं क्या करूं, मैंने परपेंडिकुलर मारा है जो h/2 का है। h यहां पे क्या है? टोटल हाइट ऑफ द यूनिट सेल, परपेंडिकुलर टू द बेस है, ठीक है। इस पॉइंट को, अब जहां ये परपेंडिकुलर मिलेगा अपने इस बेस, ट्राइंगुलर बेस से, उसको बोल दे रहा हूं मैं पॉइंट E, ठीक है। बाकी ये A, B, C, D अपने पॉइंट्स हो गए जिससे टेट्राहीड्रन बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं फोकस कर रहा हूं इन ट्राइंगल AED। AED में फोकस कर रहा हूं मैं। अगर ट्राइंगल AED फोकस करूंगा तो देखो क्या बनेगा। ये A, ये E और ये D, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, AE तो क्या है? h/2। AD जो है वो A होगा कि नहीं? मैं बताया था सबकी साइड क्या होंगी? A। और ये A क्यों होंगी? ये किससे बन रहा है? देखो, ये एटम इसको टच कर रहा है तो साइड बन रहा है। और ये कितना है? R और R। अभी देखा था अपन ने, ये टोटल क्या है? 2R, और 2R क्या है? A के बराबर, तो ये A है। समझ में आ रहा है? यहां भी बोला था मैंने। सो फॉर्म्ड बाय टचिंग ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। तो ये A हो गया, और A क्या है? 2R। अच्छा, फिर देखते हैं इन ट्राइंगल BCD। ये ट्राइंगल B, ये C, ये D, ठीक है। और ये जो अपना बीच वाला पॉइंट है E।
पॉइंट ई जो है वो सरकमसेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल एकदम ऊपर से डाला अपन ने, तो जो पॉइंट ई है वो सरकमसेंटर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, डी से ई को पास होता हुआ परपेंडिकुलर मार रहा हूं बीसी पर। समझ में आ रहा है? सो डी एफ इज ए परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ई। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है, खुद से कर सकते हैं बच्चे, बट मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फिर मैंने परपेंडिकुलर मारा डी से बीसी पर, जहां वो टच हुआ बीसी को उसको क्या बोल दिया, एफ। ठीक है, अब अपन बोल सकते हैं एफ डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बीसी है पासिंग थ्रू ई। फिर डी एफ अगर अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दो। डी सी का होल स्क्वायर माइनस एफ सी का होल स्क्वायर का रूट, ये क्या दे देगा अपन को, डी एफ। अच्छा, अब देखो ये जो डी सी है वो 2r है, क्यों, साइड है कि नहीं, ये टोटल साइड है कि नहीं, तो ये a के बराबर है, a क्या है, 2r। अच्छा, ये जो सी एफ होगा वो r होगा, क्योंकि अगर इससे परपेंडिकुलर मारेंगे तो एकदम बीच में गिरेगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्राइंगल है ये। और अगर ये टोटल 2r था तो f और c कितना होगा, r। तो अपन बोल सकते हैं df अगर निकालना है अपन को, dc कितना है, 2r का होल स्क्वायर माइनस fc कितना है, r का होल स्क्वायर का रूट, df कितना आ गया, √3r। तो df अपने पास कितना हो गया, √3r। अब देखो E जो है वो डिवाइड करता है df को इन 2:1। अब अगर E df को 2:1 में डिवाइड करेगा तो अपन बोल सकते हैं DE निकालना है अपन को, या ED निकालना है, वो क्या होगा, 2/3 इंटू जो टोटल df है वो कितना है, √3r। ये हो गया 2r/√3। सो 2r/√3 क्या हो गया, ED। अब अपन देखो निकाल पाएंगे इजीली H और R में रिलेशनशिप, बट यहां तक क्या किया है समझ में आ रहा है, एकदम वापस देखो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन ट्राइंगल AED, जो ये AED, AED की बात करें तो AE तो h/2 था, हाइट, सो AE h/2 है, AD तो साइड हो गया टेट्राहेड्रल का, 2r या A। तो h/2 का होल स्क्वायर प्लस ED का होल स्क्वायर कितना होगा, 2r का होल स्क्वायर, और ED तो अपन ने अभी निकाला था, तो अपन बोल सकते हैं इस इक्वेशन को अगर यूज करें, h/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर माइनस ED, और ED क्या था, 2r/√3 का होल स्क्वायर। आ गया H और R में रिलेशनशिप। तो अपन बोल सकते हैं भाई h/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 3, फिर दिस विल गिव 2/3 इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करो, विल बी इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर, सो h/2 आ गया रूट ऑफ 2/3 इंटू 2r, दिस विल गिव h विल बी इक्वल टू 2 और 2 4r इंटू √2/√3। आ गया H और R में रिलेशनशिप। अब अपना क्या निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना था, अपन कहाँ टक गए थे, वो H आ रहा था, अब अपने H R के टर्म में निकाल दिया तो R कैंसिल हो जाएगा। वो क्या था भाई, देखो 6 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू 6 इंटू H इज इक्वल टू, अब अपन H रख देते हैं यहाँ पर, 6 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई √3/4, 2r का होल स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर इंटू 6 इंटू H क्या है, 4r √2/√3। अब सारे r कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 6 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू √2, 4 से 4 चला गया और 6 से 6 चला गया, ये आ गया पाई बाय 3√2।
जिसकी वैल्यू आती है 0.74। फिर वॉइड फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन 0.26। चेक करो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का क्या था पैकिंग फ्रैक्शन वॉइड फ्रैक्शन, सेम था भाई। मैथ्स कभी गलत थोड़ी देगी आंसर। वो दिख रहा था साफ साफ कि सेम होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन HCP का और CCP का। मैथ्स ने प्रूव करते देखो भाई सेम आ रहा है। इज दिस क्लियर? सेम पैकिंग फ्रैक्शन वॉइड फ्रैक्शन था, किसका? CCP का। सो ये आ गया अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन फॉर HCP। बोल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP क्रिस्टल कितना होता है? 74%। क्रिस्टल के लिए क्यों बोला? क्योंकि जो यूनिट सेल के लिए होता है वही पूरे क्रिस्टल के लिए होता है। तो ये हो गया अपना पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP भी निकाल लिया अपन ने। तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या देख लिया? पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है? अब अपन आगे बढ़ते हैं।